गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे इंडियन वॉर स्ट्रेटजिस्ट इन्होंने क्या किया है, और आज हम जानकारी हासिल करेंगे जनरल जोरावर सिंह और लचित बोरफुकन के बारे में। और इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं कर्नल मनोज चनन। मनोज, वेलकम टू गनर शॉट वंस अगेन। इट्स बीन अ लॉन्ग Jai Hind, टाइम। sir. Thank you so much, sir. It's wonderful to be back on your show, and I, of course, watch it very frequently. All the topics that are getting discussed, it's very exciting to be listening to it, and of course, to be participating, and it is even more exciting. नो नो, इट्स गुड। मैं सबको बताना चाहता हूँ, सब हम बोलते हैं भारतीयता और भारत के बारे में पता होना चाहिए, एंड वी शुड लर्न अबाउट आवर ओन मिलिट्री हिस्टोरियन, एंड फ्रॉम वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिलिट्री। सब बात करते हैं, करते नहीं है। और इसीलिए जनरल अपना कर्नल चन्नन और हम ये सीरीज शुरू किया। इन्होंने पहले एक अच्छा आर्टिकल लिखा था अबाउट हरि सिंह नलवा, छत्रपति शिवाजी महाराज एंड चोलास, और उसके बारे में हमने एक पूरा प्रोग्राम किया था। और आज हम जनरल जोरावर सिंह, एक जो माने हुए डोगरा जनरल हैं, और लचित बोरफुकन जो माने हुए ईस्ट में अगेन ए जनरल ऑफ द अहोम किंगडम, उनके बारे में बात करेंगे। और हमें सीखना है इन्होंने हमें क्या संदेश दे रहे हैं आज के युग में। राइट। अफसोस की बात यह है कि हमारे पास इनका ऑथेंटिक हिस्ट्री नहीं है। मैंने भी काफी कोशिश किया ढूंढने के लिए, और कल चनन ने भी बहुत कोशिश किया। यू डोंट गेट द ऑथेंटिक हिस्ट्री ऑफ बैटल्स फॉट बाय मोस्ट ऑफ दिस पीपल। जहां ज्यादातर कही सुनी बात है। अगर आप ले जाओगे तो कुछ लोग वो कहानी बताते हैं जोरावर सिंह के बारे में। आप ईस्ट में जाओगे, हर दूसरे नुक्कड़ में आपको लचित बोरफुकन का यू नो यू विल गेट अ स्टैच्यू, और वो अपना अपना कहानी बताते हैं, बट दे आर फोकलोर। बट ओवरऑल we are able to do a SWOT analysis of the whole story, and that's what Colonel Manoj Channan is going to tell us. He's written a fantastic article on this some time back. It's just that I couldn't get him earlier to talk about this. Manoj, over to you. You can start the whole thing, and then we'll see where we can, right, Sir, match up with. मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं, दोनों जनरल्स के बारे में। या पहले बताइए बताइए। बात करते हैं जनरल जोरावर सिंह के बारे में। पहले जनरल जोरावर सिंह पैदा हुए थे 1786 में बिलासपुर में, जो उस टाइम अनडिवाइडेड पंजाब होता था। आजकल बिलासपुर जो आप जानते हैं वो अपना हिमाचल प्रदेश में है। और ये बहुत ही यंग एज के अंदर इनकी फैमिली जो थी वो शिफ्ट कर गई थी अपना जम्मू रीजन के अंदर आके। वहां पे उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई वगैरह सब की। और जब ये थोड़े उम्र के हो गए तो इनको रियासी के अंदर एक फोर्ट कमांडेंट के नीचे इनको नियुक्त किया गया। और वहां पर जब ये अपने ड्यूटीज को निभा रहे थे तो इनको एक मौका मिला कि जो महाराजा गुलाब सिंह थे उनके पास उनको किसी काम के लिए भेजा गया। तो उन्होंने जाके महाराजा साहब को बताया कि साहब, आपका जो रियासी फोर्ट है उसके अंदर गड़बड़ है, जो आपके कंप्लीट पैसे आने चाहिए वो बीच में कुछ लोग खा रहे हैं। तो गुलाब सिंह जी ने इनको अपना एक रियासत के बाहर उनको लगा दिया, एक कमांडेंट एक फोर्ट का। और धीरे धीरे जैसे जैसे इनका काम देखते गए तो उन्होंने पूरे फोर्ट्स इनके नीचे नियुक्त कर दिए। और इन्होंने भी जितने भी छोटे मोटे जो राजपूत
वॉरलॉर्ड्स थे जो लड़ाई करते थे इनके साथ और जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में दखल अंदाजी करते थे, उनके साथ भी इन्होंने सबको अपने कमांड एंड कंट्रोल के नीचे ले आए और सबको एक किस्म से अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सही कर दिया। उम्र के साथ साथ इनको जब मौका लगा कि जो खासकर रियासी साइड के अंदर एक बहुत बड़ा फैमिन हुआ, अकाल पड़ा, जिसकी वजह से अब ये जो राजा के लिए टैक्स कलेक्शन करते थे वो कर नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि ये टैक्स कलेक्शन करनी है तो हमें बाहर निकलना तो पड़ेगा। तो इन्होंने फिर अपनी जो कॉन्क्वेस्ट है वो शुरू की, खासकर टुवर्ड्स लद्दाख की साइड पे। और जो खास चीजें ये थी कि इन्होंने शुरू से ही एक मिलिट्री कमांडर के होते हुए हैसियत से ये खुद हर एक ऑपरेशन को अपने आप लीड करते थे, जिसकी वजह से इनके जो ट्रुप्स थे और जो फॉलोअर्स थे उनको इनके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था। आगे हम जैसे बढ़ेंगे हम इनकी जो कैंपेन्स है उसके बारे में बताएंगे। इन्होंने 3 मेजर कैंपेन्स लड़े थे जो सबसे खास कर है। एक तो जो कन्क्वेस्ट ऑफ लद्दाख किया था 1834 से लेकर 1836 तक, उसके बाद बाल्टिस्तान एक्सपीडिशन किया और फिर लास्ट में इन्होंने तिब्बत एक्सपीडिशन किया था जहां पर वो एंड के अंदर लड़ते लड़ते गुजर गए। इनके जो हम एक मैंने मैप के ऊपर गूगल मैप पे थोड़ा दिखाने की कोशिश की थी कि ये जो इलाके हैं ये किस इलाके में इन्होंने ये जो 3 कैंपेन्स है कहाँ कैरी आउट की है। आजकल जो लोग हैं वो जानते हैं लेह लद्दाख का इलाका जो है वो काफी ऊंची हाइट के ऊपर है, 13,500 फुट के ऊपर। फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्लिमेटाइजेशन करने के बाद ही आप वहाँ ऑपरेट कर सकते हैं आजकल के हिसाब के मुताबिक। पर उन दिनों के अंदर जब सिर्फ आपके पास घोड़े थे और या तो आप पैदल चलते थे, क्योंकि ये राजपूत, डोगरा और हिल रीजन के थे, इनके सिपाही भी टफ थे और इनके लिए पहाड़ों के अंदर हरकत करने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। इसी वजह से इन्होंने जब लद्दाख के अंदर एडवांस किया तो इनकी जो खास बात ये थी कि ये हर एक प्लान को, मतलब हर एक कंक्वेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से प्लान करते थे। उसके अंदर ना ही उन्होंने मतलब टेरेन का मद्देनजर रखा, बल्कि उन्होंने अपने इंटेलिजेंस एक्विजिशन कि दुश्मन क्या कर रहा है, उसके क्या सोच विचार है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, इन सब के बारे में भी उन्होंने काफी ध्यान दिया। और एक मिलिट्री जनरल की खासूसियत होती है कि वो अपने जो ट्रुप्स हैं उनको वो कैसे सही मौके के ऊपर जहां पर उनको जीत हासिल करनी है वो जल्दी से जल्दी उनको वहां इकट्ठा करके और अटैक कर सके। जब इन्होंने लेह के अंदर अटैक करना था लद्दाख के अंदर, इनको पता था कि जो लद्दाखी हैं वो इतने अभी लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। पर इन्होंने एक जबरदस्त 10 दिन के अंदर फोर्स रूट मार्च करके उनको उनके ऊपर अटैक किया, जीत हासिल की और लेह के बाहर ही एक फोर्ट बनाकर उन्होंने अपना एक गढ़ बना दिया वहां पे। इनके पास तकरीबन टोटल मैन पावर जो थी, जो मैंने पढ़ा है, वो तकरीबन 5,000 ट्रुप्स थे इनके पास। और क्योंकि लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इनकी काफी लंबी हो गई थी, तो इन्होंने इंश्योर किया कि जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है जिससे कि इनकी जो खाना पानी और स्टोर्स हैं वो इनको कभी कमी ना हो, इन्होंने इंश्योर किया कि एक किस्म की पिकटिंग करके, जैसे आजकल के ज़माने के अंदर जो लोग को मालूम है जो सीआई ग्रिड में रहे हुए हैं, हम लोग भी जब हमारे कॉन्वॉयज मूव करते हैं तो हम लोग भी रोड ओपनिंग पार्टीज भेजते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो हमारे कॉन्वॉयज हैं उनके ऊपर कोई अटैक ना हो और हम एरिया को सिक्योर करके रखते हैं। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है लड़ाई के अंदर कि अगर आपकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योर हैं
तो आप कभी भी अनबैलेंस्ड या ऑफ द गार्ड नहीं पकड़े जाओगे और दुश्मन आपको कभी सरप्राइज नहीं कर पाएगा। या और एक चीज मैं, इफ यू डोंट माइंड, आई वांट टू हाईलाइट, ये जो हाँ जी सर। कल चंदन साहब बोल रहे हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। क्यों ले कहाँ है और इन्होंने शुरू कहाँ किया? रियासी। रियासी कहाँ है? पीर पंजाल के नीचे, राइट, लो एल्टीट्यूड। तो रियासी से लेकर ले तक पहुंचने के लिए पहले आप पीर पंजाल रेंज क्रॉस करते हो। पीर पंजाल रेंज क्रॉस करने के बाद कश्मीर के वादी में उतरते हो। फिर वहां से आप ग्रेट हिमालयन रेंज पे चढ़ते हो, राइट, और जोजिला पास का पार करते हो। जोजिला पास पार करने के बाद फिर नीचे आते हो ले तक। ओके, तो यू एक्चुअली गो फ्रॉम लो एल्टीट्यूड टू हाई एल्टीट्यूड। ले जो है वो हाई एल्टीट्यूड में है, एंड यू क्रॉस टू पासेस और टू मेजर पासेस। और ये जो दो मेजर रेंजेस जो पार हो जाता है, उसमें ये जो जोजिला है वो तकरीबन 6 महीने के लिए बंद होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इट रिकॉर्ड्स सम ऑफ द हाईएस्ट स्नोफॉल। ठीक, 6 महीने बंद पड़ा रहता है। इट्स ऑन द ग्रेट हिमालयास। और इसके पार अगर एक किसी फौज को, इफ यू टू कीप और सस्टेन अ फौज ऑफ 5,000 पीपल जो ले लेके गए ये, तो पिकेटिंग होने की जरूरत है पीछे से एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ले में कुछ मिलता नहीं है इतने लोगों के लिए। वहां आपको चावल आजकल भी नहीं उग रहा है, उन दिनों में चावल गेहूं तो उगने का सवाल ही नहीं है। तो ही हैज टू बी एडमिनिस्ट्रेटिवली सेल्फ कंट्रोल्ड एंड एब्सोल्युटली श्योर कि रियासी से लेकर ले तक कोई इसका एडमिनिस्ट्रेटिव चेन, जो कम्युनिकेशन चेन है, वो तोड़ ना सके। So it is a remarkable thing. Let me tell you, it's a very remarkable thing which he could do. कब की बात है ये? Yeah, we are talking of दिस something इज like या अब 16 देखिए, 1830 1854। हाँ, ठीक है। और तो उन दिनों में ये सब करना आसान नहीं है। और आगे बाल्टिस्तान तक जाना या तिब्बत तक जाना, इसका मतलब तिब्बत तक पहुंचने के लिए आपको, उदाहरण के लिए, ले से लेकर आप, यू हैव टू फर्स्ट क्रॉस द संस्कार रेंज। यू राइट, यू क्रॉस द संस्कार रेंज एंड यू गो टू द अदर साइड, एंड देन यू क्रॉस द काराकोरम्स, एंड ओनली देन यू एंटर तिब्बत। काराकोरम्स जहाँ ये आप आजकल ये गलवान और चुशूल ये सब, वो काराकोरम्स के ऊपर। Kailash range is also all fully part of almost the southern end of the Karakorams. So you have to cross all these and go. It's not an easy thing, right? I just wanted to highlight all this, Manoj. Please carry on. हाँ सर। सर ये जो बाल्टिस्तान का जो एक्सपेडिशन है, ये थोड़ा लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये आजकल जो प्रेजेंट डे स्कार्डू है, जो हमारे Skardu, yeah. सियाचिन ग्लेशियर जहाँ पर आज हम हाइट्स पे बैठे हैं, उस हाइट्स के परली साइड के ऊपर अगर हम देखें पाकिस्तान की साइड पे, तो उनका जो बेस बनता है वो स्कार्डू है। उस स्कार्डू के पास ही ये इलाका बाल्टिस्तान का बनता है। तो अभी हाँ, आप सबको अगर आप ये देखेंगे तो इस मैप में है स्कार्डू कहाँ है, आप बड़ा क्लियर है। ऊपर कारगिल के ऊपर है स्कार्डू, सर, राइट, या। हाँ जी सर, ये इस तरफ इस इलाके में स्कार्डू। तो ये जो और इलाका है, नहीं, ये नॉट ओनली दैट, आप देखिए, आप इस मैप से बड़ा क्लियर है। तिब्बत है, ले से ले देखेंगे तो तिब्बत जो है वो ईस्ट में है, और स्कार्डू जो है वो वेस्ट में है। इसका मतलब स्कार्डू जाने के लिए मैं बताना चाहता हूँ, ले से आप पहले कारदुंगला पार करना पड़ता है, और फिर नीचे जाना पड़ता है परतापुर। परतापुर से आप श्योक नदी के साथ साथ आप चलते जाओ, तुरतुक। तुरतुक एक जगह है जहाँ आप वो पूरा इलाका पार करके आप स्कार्डो तक पहुंच सकते हो। बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, एक ही रास्ता है। अगर आपका लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है तो आप भूखे मर जाओगे उधर। और स्कार्डू तक जाना, वही गिल्टिक गिलगिट बाल्टिस्तान और इस साइड तिब्बत जाना, बहुत ही साहसपूर्ण कारण कार एक्शन है, और इसमें बहुत डिटेल्ड प्लानिंग भी है।
Yeah, sorry, I thought I'll just explain this to नहीं you. नहीं This दिस इज इम्पोर्टेंट सर। uh, तो इन्होंने ये जो लड़ाइयाँ लड़ी, इसके अंदर भी मतलब जो जब ये स्कार्डू क्यों गए? स्कार्डू के अंदर जो वहाँ के राजा थे, वो चाहते थे कि भई वो उनकी और उनके फादर की आपस में नहीं बनती थी। तो उन्होंने अप्रोच किया ज़ोरावर सिंह जी को कि जी आप हमारी मदद कीजिए, ताकि हम आकर अपना जो है राजपाट को सँभाल सकें। तो क्योंकि उनके पास लोकल सपोर्ट थी, तो वो सक्सेसफुली वहाँ जा सके, और क्योंकि एबिलिटी थी उनके पास माउंटेन्स के अंदर ऑपरेट करने की, तो वो उन्होंने बल्तिस्तान के अंदर ऑपरेशन करके उसको राजा को जो अपनी गद्दी पे बैठा के और वो वापस आ गए। और वापस yeah, आने के बाद जब जब इनको लगा कि ये जो अब तिब्बत के इलाके की तरफ से इनके जो चाइनीज थे और जो तिब्बती थे, जो लोकल थे, ये इनके बरखिलाफ हरकत करना चाह रहे थे लेह लद्दाख के इलाके में। तो इन्होंने उसको खत्म करने के लिए सोचा कि मैं क्यों ना ये इलाका तिब्बत के अंदर जाके, वेस्टर्न तिब्बत में जाके मैं इनको वहां पे कब्जा करके, ये जो दखलंदाजी करते हैं इनके राज के अंदर और इनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, इसको मैं एक किस्म से किसी तरीके से इसको अंत कर सकूं। तो जो मैंने किताबों में अभी पढ़ा, ये जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन थी सर, ये 450 किलोमीटर लंबी थी। हाँ, वो वही तो और बता उन रहा था, दिनों 450 किलोमीटर आसान नहीं है। उन दिनों के अंदर और उस माहौल के अंदर, आजकल तो स्पेशलाइज्ड क्लोथिंग, एयर ट्रांसपोर्टेशन, हेलीकॉप्टर, क्या कुछ है जिससे कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो। पर उन दिनों आपके पास तो सिर्फ आपके लिमिटेड साथी हैं जो आपके साथ हैं, और जो बीच के लोग थे, उनमें कुछ इनके बरखिलाफ ही रहे, उन्होंने कभी इनका साथ पूरा नहीं दिया। हालांकि इन्होंने पूरी कोशिश की कि वो अपनी डिप्लोमेसी और अ, अपना जो एथिकल वॉरफेयर के हिसाब से जो उनका देखभाल करके उनको अपनी साइड पे रखें। पर लड़ाई के अंदर ये चलता है कि कोई ना कोई आपकी दुश्मन के दोस्त बनाकर आपके बरखिलाफ कार्रवाई करे। और यही कारण है कि जब ये तिब्बत के अंदर लड़ाई कर रहे थे, तो इनके बरखिलाफ सारों ने मिलकर इनको अटैक करने की कोशिश की, और उस लड़ाई के दौरान ही इन्होंने अपनी जान वहां पर गंवाई। अब ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अब इनकी हम बात करते हैं कि इनकी लीडरशिप क्वालिटीज क्या थी, जो कि जोरावर सिंह जी को इन्होंने मतलब 3 डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर इन्होंने हाई ऑल्टीट्यूड एरिया के अंदर अटैक्स किए और जीत हासिल की। वो बात अलग है कि चलो लड़ाई के टाइम अपने कार्रवाई करते हुए उन्होंने अपनी प्राण गंवा दिए। जान गंवा दिया। वो सब एक्सेप्टेबल है। एक मिलिट्री कमांडर का काम है, उसने अपने का जो टास्क है वो उसने टास्क किया, और उसके दौरान आगे जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी अ, जान भी दांव पे लगा दी। इनकी सर वो Should we look at? Yeah, हाँ जी सर, ये तो हमने बात कर ली थी सर स्ट्रेटजीज एंड बैटलफील्ड टैक्टिक्स के बारे में। इनकी जो मेन बातें थी अपना जोरावर सिंह जी की, जो इनकी स्ट्रेंथ्स मानी जाती हैं, वो ये थी कि एक्सेप्शनल लीडरशिप। क्योंकि अगर आगे एक मिलिट्री लीडर एकदम खुद लीड कर रहा है और ऑन द ग्राउंड मौजूद है, इमीडिएटली एक तो बैटल को समझने के लिए, और उसकी जो उन्होंने प्लानिंग की हुई है, क्योंकि हर एक लड़ाई के अंदर एक आप प्लानिंग करते हो, आप अपने कंटिजेंसी प्लान भी बनाते हो, और आप एक अपना तरीका सोचते हो कि आपने दुश्मन को कैसे हराना है। क्योंकि जैसे हम अपने आज के देश आज के दिन के अंदर भी हम एक डिस्कशन करते हैं अपनी प्लानिंग पैरामीटर्स के अंदर कि एनिमी का लाइकली पैटर्न ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, वो किस तरीके से लड़ेगा। अगर हम उसके ऊपर थोड़ा तवज्जो दे के हम समझ जाएं कि वो कैसे लड़ना चाहता है और वो आपकी तरफ कैसे आपको हराने की कोशिश करेगा, अगर आपकी प्लानिंग ठीक है तो आप उसको प्लान कर कर उसको आप हरा सकते हो। और उसके अंदर
हर चीज लड़ाई के अंदर हमेशा ऐसी नहीं होती कि बिल्कुल ही कॉपी बुक मुताबिक चलती है। लड़ाई के दौरान जैसे आप सोचते हैं लड़ाई वैसे कभी नहीं बढ़ती। वो कहते हैं कि एक पुरानी कहावत है कि जब पहली गोली फायर होती है, जो आपका प्लान है वो इमीडिएटली उसके उसी टाइम खत्म हो जाता है। उसके बाद और खत्म हो आपका जाता है। जो कंटिजेंसी प्लान है, जो आपने बाकी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपनी प्लानिंग की है, वो उस टाइम काम आती है। और इस टाइम जो एक मिलिट्री कमांडर और उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके बीच में जो एक आपसी तालमेल है, एक समझ है कि हमने कैसे ये लड़ाई लड़नी है, वो बहुत ही जरूरी है। और सेंट्रलाइज कमांड रखा इन्होंने, और डिसेंट्रलाइज और लोअर मिलिट्री कमांडर्स को एम्पावर किया कि भाई आपने उस टाइम डिसीजन लेना है। आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना कि भाई मेरे को क्या हुक्म मिला, मैं अगला हुक्म क्या करूं। ये एक कॉमन चीज है, चाहे वो हम आज के संदर्भ के अंदर सोचें। आज की जो हमारी लड़ाई होती है उसके अंदर भी डिसेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल है। जो मिलिट्री कमांडर का इंटेंट है, वो मिलिट्री कमांडर अपने कई कम्युनिकेशंस के दौरान अपने जूनियर मोस्ट जवान तक पहुंचा देते हैं कि उनकी क्या ओवरऑल एम क्या है और उनका इंटेंट क्या है। ये जब क्लियर होती हैं बातें, तो एक जवान के लिए या किसी भी एक फौजी टुकड़ी के लिए अपना मिशन हासिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी बात है इनोवेटिव टैक्टिक्स। इनोवेटिव टैक्टिक्स क्या है कि भाई आप तो अटैकर हो, दुश्मन अपने गढ़ में बैठा है, उसके पास सब कुछ है, सप्लाईज हैं, वो बचाव में है, आपने जाके अटैक करना है। तो आप किस तरीके से उसकी कमियां को निकाल कर उनको अपने एडवांटेज में लेकर उसको कैसे आप हराते हो, ये सारी चीजें बेसिकली टैक्टिकल लेवल के ऊपर आती हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी। इस मोहाल के अंदर, इस हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने 10 दिन का फोर्स रूट मार्च कर कर लद्दाखीज को अनप्रिपेयर्ड पकड़ के उनको हराया। ये दिखाती है कि उनमें एज अ मिलिट्री कमांडर ये मन के अंदर एक दृढ़ निश्चय था कि भाई मैंने ये जीत हासिल करनी है और किसी भी हालत में करनी है। उसके अंदर ना उन्होंने अपने आप को बख्शा, ना अपने जवानों को बख्शा, और खुद सामने से लीड करके उन्होंने अटैक करके उसको हासिल किया। और इन इलाकों के अंदर क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, कई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप कैसे अपने आप को उस वातावरण के अंदर उस माहौल में डाल सको ताकि आप वो लड़ाई जीतो, ये आपकी आती है अडेप्टेबिलिटी। या अब जो वीकनेसेस इनकी जो निकालने के लिए, क्योंकि स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं, मेन चीज है कि एक तो कैंपेन जो थे, खासकर जो तिब्बत का कैंपेन था, वो मेरे को लगता है इनका थोड़ा ज्यादा ओवर एम्बिशियस हो गया, क्योंकि लाइन ऑफ कम्युनिकेशन काफी स्ट्रेच आउट हो गई। जो लोकल्स थे उन्होंने इकट्ठे होके इनकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। और ये अपना जो कॉम्बैट पावर जो है उसको कभी इंक्रीज नहीं कर पाए। जो उनके पास थे वो उन्हीं के साथ वो बेचारे लड़ सके। और इतने लंबे कैंपेन को सस्टेन करना 450 किलोमीटर की दूरी के ऊपर से एक बहुत ही डिफिकल्ट काम था, क्योंकि लिमिटेड डिप्लोमेटिक स्किल्स थी। इसलिए वो अपने जो रास्ते के दौरान जो इनके बरखिलाफ लोग कार्रवाई कर रहे थे, उनको अपनी तरफ अपने साथ मिलाकर और अपने लक्ष्य को हासिल करने में एक ये कमी पाई गई। अगर या शायद ये डिप्लोमेटिक स्किल्स सही से इस्तेमाल कर पाते, तो हो सकता है कि वो सक्सेसफुली अपना कैंपेन तिब्बत की तरफ जारी रखते हैं। एक और बात है, इम्पोर्टेंट चीज है। इनके पूरा कैंपेन अगर हम पढ़ेंगे तो एक चीज नजर आता है कि इनको एक वो खुद पता नहीं चला कि कहाँ तक ये अपना चादर फैला सकते हैं और कहाँ हाँ, तक रोक सकते हैं। और ये हमें एक सीख है, क्योंकि जब अगर
इस इलाके में कल के दिन इसी इलाके में की बात कर रहे हैं, और ये इसी इलाके में तो ये गलवान भी है और कैलाश रेंज भी है। और इसीलिए ये जो कैंपेन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन आता है, एल्टीट्यूड आता है, अटैक सोच अ, आता है कि भाई इस मुश्किल इलाके में किस तरीके से ऑफेंसिव स्पिरिट को जारी रखें। पर जो वीकनेस नजर आता है वो है, हाई एल्टीट्यूड में हमें पता होना चाहिए किस हद तक हम कुछ कर सकते हैं। जिस दिन आपने उस हद को पार कर लिया तो मुसीबत आ पड़ेगी। और मेरे ख्याल में जनरल जोरावर सिंह जी को यही हुआ, क्योंकि किस हद तक वो हद पार कर चुके हैं। अगर रामायण की भाषा में बोलो तो लक्ष्मण रेखा पार कर लिया है उन्होंने, और हाँ वहां सर। उसके बाद वो वापस बेचारे आए नहीं। पर हम तो 150 साल पहले की कहानी बता रहे हैं। उनका सोच क्या होगा, क्या था उस वक्त, हमें नहीं पता, राइट? बट सीख है। या शुड वी गो टू द नेक्स्ट थिंग? हाँ सर, इसमें सिर्फ एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, वो अब ये था कि किसी भी मिलिट्री कमांडर को ये पता होना चाहिए कि उसने अपना कैंपेन कब खत्म करना है। अब जैसे एग्जिट पॉलिसी। एग्जिट पॉलिसी, आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि आपने कब खत्म करना है। आगे ये प्लान आपके पास नहीं है तो आप कभी भी लड़ाई के अंदर नहीं जीत सकते। ये नहीं नहीं, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया। आप देखिए रशिया और यूक्रेन के बारे में, उनका हाँ एग्जिट सर। पॉलिसी नहीं है। और अमेरिका को देखिए, 20 साल वो पड़े रहे अफगानिस्तान में, एग्जिट पॉलिसी नहीं था कि भाई एग्जिट कैसे करना है। आखिर उनका एग्जिट इतना मुसीबत से रहा कि वो खैर हार ही गए, वो भागना पड़ा वहां से लंगोट उठा के। और इनको देखिए, अभी इसराइल चला तो गया गाजा के अंदर, उनके पास कोई एग्जिट पॉलिसी नहीं है, एग्जिट प्लान नहीं है। तो हर लड़ाई में घुसना आसान है अभिमन्यु की तरह, पर वापस चक्रव्यूह से वापस आना मुश्किल है। और ये एक बहुत बड़ा सीख है जो कर्नल चरण साहब ने आपको बताया। या सो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। So let's go to the opportunities. सर अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि ये इन्होंने सोचा कि ये अपना, क्योंकि इन्होंने महाराजा रंजीत सिंह के एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए इन्होंने ये कुछ कार्रवाई की थी। तो इन्होंने ये अपॉर्चुनिटीज को सही इस्तेमाल किया, खासकर जब इन्होंने बाल्टिस्तान और लद्दाख के अंदर मूवमेंट की। तो इन्होंने अपने जो एरियाज थे वो इंक्रीज किए और उन्होंने अपने गढ़ बनाए वहां पे। जो लोकल्स थे, जैसे स्कार्डू के अंदर इनका एक अच्छा अलायंस बन गया। जो महाराजा था लेह के अंदर ग्यापलो, उनके साथ उन्होंने अच्छा अलायंस कर लिया। और हालांकि बीच में उन्होंने अपना एक भी एक आदमी लेह के अंदर बैठाया, पर वो सक्सेसफुल नहीं रहा, तो उनको वापस ग्यापलो को लगाना पड़ा उस इलाके के अंदर। मिलिट्री इनोवेशंस के अंदर जो मैंने पढ़ा कि इन्होंने मस्कट्स वगैरह इस्तेमाल किए थे तिब्बत के इन्वेशन के अंदर। और वही फिर, क्योंकि मस्कट्स लेके गए थे, वही उनका एक कारण भी बन गया कि वो जब इनके सप्लाईज खत्म हो गए, तो जवानों ने क्या किया, जो मस्कट का जो वुडन स्टॉक है उसको जला के अपने आप को गर्म रखने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनके हथियार भी उन्होंने एक किस्म से बेकार कर दिए। तो हर एक चीज को सोच समझ के ही आदमी को कार्रवाई करनी चाहिए। और ये अपॉर्चुनिटी तो थी, पर साथ के साथ ही वेदर कंडीशंस को देखते हुए एक किस्म से वो एक इनके बरखिलाफ भी वो कार्रवाई हो गई। नेक्स्ट लेते हैं सर, इनका जो थ्रेट्स हैं। थ्रेट्स हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर एक ही है, वो सबसे बड़ा एक तो टेरेन है, दूसरा है क्लाइमेट। जो लोग जो सुन रहे हैं उनमें से आगे कुछ लोग गए हुए हैं लेह लद्दाख की तरफ। वहां पर एटलीस्ट इंडियन आर्मी ने कई जगह पे ये एक कहावत लिखी हुई है, लेह एंड लद्दाख द ओनली प्लेस वेयर यू कैन गेट सनबर्न बाय डे एंड फ्रॉस्ट बाइट बाय नाइट। मतलब Right. दिन के अंदर आप इतनी गर्मी हो जाएगी कि आपको सनबर्न भी हो जाएगा, और रात के टाइम इतनी भी ठंड हो जाएगी कि जैसे बिल्कुल आपके फ्रॉस्ट बाइट हो जाए। और लोगों के फ्रॉस्ट बाइट से जिनको थोड़ा जानकारी है उनको पता होगा कि ये आपके जो फिंगर टिप्स हैं और जो टोज हैं,
ये अगर फ्रॉस्ट बाइट हो जाए और इसका इलाज ना हो तो आपके ये इनको एम्पुटेट करना पड़ता है। फिर लोकल रूलर्स क्योंकि इनके साथ नहीं थे तो वो उन्होंने बार बार इनके ऊपर अटैक करते थे जिसके अंदर इनके रिसोर्सेज इस्तेमाल होते थे और वो लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण ये इनकी एक बहुत बड़ी थ्रेट रही पूरे कैंपेन के दौरान। या सो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ सबको, एक और चीज कि इन्होंने बताया कि ले के अंदर यू विल गेट सनबर्न्ड बाय डे एंड फ्रॉस्ट बिटन बाय नाइट, राइट। और एक और पुराना कहावत है इसी इलाके में, और इसी इलाके में नहीं, हिमालय में कहीं भी जाओ वो ये कहावत है। कहते हैं डोंट बी अ लामा इन द लैंड, डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। ठीक हाँ है, सर। लामा जहां रहते हैं उसमें जाके गामा मत बनो। ठीक है ना। तो सोच, हाई एल्टीट्यूड, ये जो कैंपेन अगर आप पूरा पढ़ेंगे जोरावर सिंह जी का, हाई एल्टीट्यूड में लड़ने के लिए सिर्फ क्षमता की जरूरत नहीं है, क्षमता से ज्यादा आपको संतुलन की जरूरत है, संतुलन से ज्यादा आपको प्लानिंग की जरूरत है, और सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको हाई एल्टीट्यूड में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिले, सही नहीं है, तो आप अब देखिए, इन्होंने अपने जो जितने तोप हैं उन उन दिनों में तोप जो है ना वो लकड़ी के बेस पे लेके जाते थे। सर्दी इतना था, लोग बचने के लिए वो जो तोपों का जो स्टैंड वगैरह है, वो कैरेज वगैरह है, उसको जला के इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इनका तोप बेकार हो गए। दूसरी बात, हाई एल्टीट्यूड में एम्युनिशन, एम्युनिशन को ले जाना, गन्स को ले जाना, डिप्लॉय करना, मेरे को सोचते भी, सोच से भी पता चला, मैंने ना मेरे को मेरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सब वो लेके कैसे गए सिर्फ घोड़ों के ऊपर? आफ्टर ऑल घोड़े भी जीव हैं लिमिटेड। ये। और घोड़े, गधे, म्यूल्स, सब आप कुछ भी इस्तेमाल करो ले जाने के लिए, उनको भी तो खाने के लिए आपको चारा देना पड़ता है, राइट। अगर आप कहीं कहीं वहां ऊंट भी मिलते हैं, वो ऊंट भी इस्तेमाल करो, चारा तो चाहिए जानवरों के लिए। तो आप सोचिए, लोग क्यों, उनके लिए चार फाइटर्स, आपके सोल्जर्स के लिए आपको खाना रोज, राइट, और जानवरों के लिए ऊपर आपका वॉर वॉर लाइक स्टोर्स ले जाना आसान नहीं है। और ये गए कहाँ से? रियासी से लेकर तिब्बत तक। आज के दिन अगर आप गाड़ी में शुरू करोगे रियासी से लेकर तिब्बत तक जहां ये गए, आपको 4 दिन लगेगा नॉन स्टॉप। बिल्कुल। अगर आप चलेंगे तो नॉन स्टॉप 24 घंटे। ठीक है। तो इट्स अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। और अगर आप ले गए तो कहाँ कहीं कहीं वो कहानी बताते रहते हैं कि, and you listen to that, and it's a wonder how this man took an army of 5,000 people 150 years back, right, and went across to about 1,000 kilometers. This whole campaign, if you see, is about 1,000 kilometers. सर। Okay. तो क्योंकि रियासी से लेकर ले तक ही 450 किलोमीटर, उसके ऊपर अगर जहां तक ये गए किदिल जलगा वगैरह, तो अनदर 450 किलोमीटर, और कार्गो 300 किलोमीटर दूसरी साइड में है। नॉट अ सिंपल टास्क। Yeah, anything else you want to say about Zorawar Singh? Otherwise, we'll. नहीं सर, जस्ट आई drawn some lessons for modern military leadership. Just a small Yeah, point, couple of yeah, points yeah. I We'll laid go out. through that. Yeah, बहुत important है। सर इसमें जो मेन जो मुद्दे निकले मॉडर्न मिलिट्री लीडरशिप के लिए वो था एक तो कि भाई आपकी अडेप्टेबिलिटी इन डाइवर्स एनवायरनमेंट। ये इंडियन आर्मी बहुत ही इसके साथ मतलब इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती है और हम इसके साथ पूरे यकीन के साथ हर एक सोल्जर को डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में ट्रेनिंग दी जाती है, रोटेशन की जाती है ताकि आप कहीं पे भी ऑपरेट करें तो आप सक्सेसफुली अपने टास्क को पूरा कर सकें।
जो ज़मीन का इस्तेमाल और रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल है, ये तो हमारे ट्रेनिंग के दौरान से ही शुरू हो जाता है कि जब आपको आपके उस्ताद ज़मीन को कैसे इस्तेमाल करना, उसको कैसे उसकी पकड़ लेनी है, उसकी आड़ कैसे लेनी है और किस तरीके से उसका फ़ायदा उठाना है, ये पहले दिन से ही सिखलाई शुरू होती है। और जैसे-जैसे आप फ़ौज के अंदर अ, नौकरी करते हैं, आप अपने कोर्सेज़ करते हैं, आपकी ऑन द ग्राउंड ट्रेनिंग होती है, तो ये ज़मीन का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ज़मीन का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपका जो पूरा कैंपेन है वो अ, सक्सेसफुल नहीं होगा। दूसरी बात है इंटेलिजेंस और रिकॉग्निशंस। अगर आपके पास इंटेलिजेंस है, आजकल के तो आपके पास कई ज़रिए हैं, सैटेलाइट्स हैं, ड्रोन्स हैं, आपकी सर्वेलेंस एयरफोर्स की सॉर्टीज़ हैं, हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल होते हैं। आप ऑन द ग्राउंड जाकर इंटेलिजेंस गैदर करते हैं और दुनिया मतलब आपका जो दुश्मन है उसके बारे में आपको तकरीबन 99.9% सारी इंफॉर्मेशन पता होती है। सिर्फ एक जो 0.01% आपको नहीं पता है वो उसका इंटेंट क्या है और वो इंटेंट और वो किस तरीके के साथ उसका क्या एम है। अगर आप वो डिसर्न कर पाए तो आप सक्सेसफुली उस कैंपेन को खत्म कर सकते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे यूक्रेन रशिया के बारे में या इसराइल हमास के बारे में या जो अमेरिका के कैंपेन्स रहे हैं पिछले 70 सालों से, अगर आप उनको भी ध्यान रखें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उन्होंने कभी भी कैंपेन तो शुरू कर दिया, पर कहीं पे भी उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं किया। ये एक मोटे तौर के ऊपर लेसन है। दूसरा है कि आप अपने फोर्सेस को कितने रैपिडली और कितने फ्लेक्सिबिलिटी से इस्तेमाल कर सकते हो। लड़ाई के दौरान जैसे हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ऑफ यू नो डिसीजन मेकिंग, वहां पर अपने ट्रुप्स को अपने पूरे फोर्सेस की जो ताकत है लगाकर जीत हासिल करना एक अच्छे कमांडर की काबिलियत होती है। मेन चीज एम्बिशन और प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स, इसके अंदर मैं एक उदाहरण लूंगा जनरल सैम मानेकशॉ का। आजकल सभी ने उनकी पिक्चर देखी है, उनके बारे में लोगों ने काफी बातचीत की है। सबको वो डायलॉग याद होगा कि जब हमारी लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उनको बोला मार्च के महीने या अप्रैल मई के महीने में कि जी आप अभी ईस्ट पाकिस्तान में कैंपेन शुरू कर दो, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ये अभी शुरू करूंगा तो हम ये लड़ाई हार जाएंगे। और उसका उन्होंने फिर उनको रीजन भी समझाया कि उस मॉनसून का सीजन आ रहा था। उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है वहां पर रिवर्स ही रिवर्स हैं और वो सारे फ्लडेड हैं। फ्लडेड मतलब बाढ़ आ जाती है और जिसके कारण आपकी जो मोबिलिटी है और मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और वो एक डिफेंडर के लिए बहुत ही एडवांटेजेस हो जाता है। तो ये जो एम्बिशन और प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट समझना बहुत जरूरी है। लीडरशिप एंड मोराल, ये हर फौजी के लिए एक मेन मुद्दा है। हम रोज इस बात के ऊपर ध्यान देते हैं फौज के अंदर कि आपका जो आपकी जो कमांड है, आपके जो ट्रुप्स हैं, उनका मोराल हर समय बरकरार रहना चाहिए। मोराल कैसे ठीक करना है वो एक अलग सब्जेक्ट है। लीडरशिप, डेमोन्स्ट्रेटेड लीडरशिप, ये नहीं कि तू चल मैं आता हूं। इंडियन आर्मी के अंदर या इंडियन डिफेंस फोर्सेस के अंदर आओ आप मेरे पीछे चलो, मैं आपको लीड करूंगा। तो और एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स, किसी भी लड़ाई के अंदर बिना एडमिनिस्ट्रेशन के और लॉजिस्टिक्स के आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हालांकि काफी बात होती है कि दी वो टेथ टू टील रेशियो ठीक करो, पर टेल जब तक स्टेबलाइज नहीं है तो वो, इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। अगर आप चीता भी देखें भागता जो है, काफी तेज भागता है, वन ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल्स ऑन द अर्थ, उसकी भी जो डायरेक्शन है उसकी वो टेल ही देती है उसको वो स्टेबिलिटी। अगर आप उसकी टेल को कट कर दोगे, छोटा कर दोगे, तो वो भी अपना शिकार ठीक से नहीं कर पाएगा। तो हर एक चीज का एक Yeah, बैलेंस होना चाहिए। तो ये yeah. मेन I मेन think पॉइंट्स है so. सर।
या मैं सबको बताना चाहता हूँ, आप अभी हमने जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में बात किया, उनका व्यक्तित्व, उनका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस वगैरह वगैरह, और क्या सीख है। ओके, मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप ये वीडियो को लाइक करते हो तो सब्सक्राइब कीजिए गनर शॉट को, और ये बेल आइकॉन बजाइए, और हमें गनर शॉट के अंदर फॉलो कीजिए, जो नीचे टिकर टेप में डिटेल्स दिया है। और कुछ हद तक मैं निराश हूँ कि और लोग आके इसके अंदर शारीक नहीं हो रहे। आप कुछ सोचो, जो भी ये वीडियो देख रहे हो, बोलते हैं हम कि भारतीयता, हमारा इतिहास को पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर जब हम इसका बारे में रिसर्च करके आपको दिखा रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे हो, फिर क्या फायदा हुआ? फिर क्यों बात कर रहे हो कि हमें अपना पूर्वज जिस तरीके से लड़े, उसके बारे में सीखने की जरूरत है, राइट? तो कृपया ये वीडियो सबको दीजिए, आपके दोस्तों को, ताकि पता चले कि उन दिनों में हमारे जो इंडियन लीडर्स, इंडियन वॉर स्ट्रेटेजिस्ट किस तरीके से अपना कार्रवाई किया। ओके, अभी हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, और हम बात करेंगे लचित बोरफुकन के बारे में। ऑल योर्स मनोज, कैरी ऑन। सर लचित बोरफुकन का इनका जन्म हुआ था 1622 के अंदर। इनके पिताजी जो थे वो थे मुमाई तमुली बोरबरुआ। ये अहोम आर्मी के अंदर एक लीडर थे, और बचपन से ही मतलब ये एक उसी माहौल में पैदा हुए जहाँ पर फौज के एक माहौल होता है उसके अंदर। 1667 में जो उस टाइम अहोम किंग थे चक्रध्वज सिंघा, इन्होंने सुप्रीम कमांडर इनको अपॉइंट किया ऑफ द कंप्लीट अहोम आर्मी। और उसके बाद उस इलाके के अंदर जितने भी छोटे मोटे रेबल्स थे, ग्रुप्स थे, इनके साथ उन्होंने अपनी लड़ाई की, उनको अंडर कंट्रोल किया, और एक अपने अंपायर के अंदर पूरे एक शांति का और अच्छा वातावरण क्रिएट किया। इनके बरखिलाफ जो खास इनकी जो मेन लड़ाई थी वो थी एक बैटल ऑफ सराय घाट 1671 के क्या आपने अंदर। मैप दिखाया ना? दिखाऊं मैप अभी? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, ये ये मेन लड़ाई हुई थी। इसके अंदर अगर आप देखें, ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया था, जो कि दिखाता है कि जो मुगल आर्मी थी वो कोशिश कर रही थी कि ब्रह्मपुत्र रिवर को क्रॉस करे, और वो असम में आकर उस जगह के ऊपर अपना दबाव बना सके। तो ये आपको जो मैप दिखाता है कि वो एक तो बीच में रिवर आ गया, और दूसरी एक छोटी छोटी पहाड़ियां थी जो एक किस्म का एक कर्व सा रिंग बनाती हैं। अगर आपने पहाड़ियों के ऊपर अपना एडवांटेज पोजीशन के ऊपर आप बैठे हुए हैं, तो किसी भी आर्मी के लिए मतलब एक अटैक करके जीतना बहुत ही मुश्किल है। और ललित लचित बोरफुकन जी ने सिर्फ ग्राउंड फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने अपनी जो नेवल कैपेबिलिटी थी वो भी डेवलप की हुई थी। और इसके अंदर जैसे दिखाया गया है, इन्होंने उसको भी चैलेंज किया। जो ब्रह्मपुत्र रिवर जिसको आगे कुछ लोगों ने ट्रैवल नहीं किया, ब्रह्मपुत्र अगर आप रिवर देखेंगे तो एक वो समुंदर के माफिक नजर आता है। बहुत ही चौड़ा है, उसकी विड्थ काफी ज्यादा है। और अ, जैसे आपको मालूम है कि थ्रू चाइना अपना अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम से बहते हुए ये सीधा बांग्लादेश के अंदर दाखिल होकर बे ऑफ बंगाल में जाके समर्पित हो जाती है। इनके जो लचित बोरफुकन जी हैं, इन्होंने जो वही मेन चीज कमांड एंड कंट्रोल का इन्होंने रखा कि भाई सेंट्रलाइज लीडरशिप रखी, डेलीगेशन ऑफ पावर किया, और इनोवेटिव टैक्टिक्स इस्तेमाल किए। इनोवेटिव टैक्टिक्स ये थे कि उन दिनों क्योंकि मुगल आर्मी बहुत ही बड़ी थी, कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर विश्वास रखती थी, तो
इतनी बड़ी आर्मी को हराने के लिए सिर्फ इनके पास जो एक तरीका था वो था कि उनको कैसे गुरिल्ला वॉरफेयर के मकसद से या टैक्टिक्स से वो कैसे इनको अनस्टेबल करके उनको तंग करें और उनको कैजुअलिटीज दें ताकि उनका भी मोराल डगमगा जाए, और वो काफी हद तक इसके अंदर वो सक्सेसफुल रहे। इनकी जो अगर हम स्वॉट एनालिसिस के ऊपर आए, तो ये जो टैक्टिकल इनोवेशन थी, इन्होंने जो गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल किया वो ये था कि भाई आप बरखिलाफ जब एक कन्वेंशनल आर्मी जो आपसे बहुत ज्यादा बड़ी है, आप उसको हराने के लिए एक टैक्टिकल इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन लगाते हो या टैक्टिकल छोटे गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर टुकड़े के अंदर अटैक करते हो। दूसरी बात थी कि इनकी लीडरशिप बहुत ही इंस्पायरिंग थी। ये खुद लीड करते थे और इंश्योर करते थे कि लड़ाई के दौरान कोई भी पीछे ना हटे। इनकी एक कहावत है या एक इनके बारे में बोला जाता है कि इन्होंने अपने सगे मामा को अपने ट्रुप्स के सामने उनका उनका सिर काट दिया, क्योंकि वो लड़ाई के टाइम अपनी जगह से भाग गए थे। और ये लड़ाई के टाइम अगर एक मिलिट्री कमांडर अपनी पोजीशन को छोड़ के वापस भागेंगे तो एक किस्म की भगदड़ मच जाती है और जो आपका अटैकर है वो आसानी से जीत सकता है। तो इसको अरेस्ट करने के लिए उन्होंने ये एक एक्सट्रीम स्टेप उठाया कि उन्होंने अपने जो सगे मामा थे उनको भी नहीं बख्शा। दूसरी बात, जैसे आपने वो स्केच के ऊपर देखा था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेरेन, उन्होंने हिल्स का कैसे इस्तेमाल किया, उनके ऊपर अपनी छोटी छोटी टुकड़ियां बिठाकर एडवांटेजेस पोजीशन पे रहे। जब वो मुगल आर्मी ने रिवर क्रॉसिंग करने की कोशिश की तो कैसे उन्होंने अपनी बोट्स के थ्रू उनके ऊपर अटैक करके उनको भी वहां से खदेड़ दिया। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ सबको कि ये सरायघाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सरायघाट में आज भी अगर आप देखोगे तो बड़ा ब्रिज है। और ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ से लेकर साउथ में को आने के लिए ये सरायघाट में जो बड़ा ब्रिज है, ये रेल रोड ब्रिज है, उसके जरिए ही आते हैं। वो इसीलिए ये है क्योंकि सरायघाट के ईस्ट और सरायघाट के वेस्ट ब्रह्मपुत्र खुल जाता है। और सरायघाट भी छोटा नहीं है, वहां भी 3-4 किलोमीटर चौड़ाई है ब्रह्मपुत्र का। राइट, वो गर्मियों के मौसम में वो थोड़ा 3-1 किलोमीटर हो जाता है, और बारिश के मौसम में वहाँ तकरीबन 5 किलोमीटर चौड़ा हो जाता है। और बाकी ईस्ट में और वेस्ट में, जैसे इस दृश्य में भी, ये पिक्चर में भी दिखाया गया, वहाँ एक समुंदर जैसा नजर आता है। अगर कभी भी आप गुवाहाटी जाओ एयरक्राफ्ट में, किसी भी एयरक्राफ्ट में, आप जैसे गुवाहाटी में उतरना शुरू कर देता है एयरक्राफ्ट, आप थोड़ा बाएं या विंडो से देखिए दाहिने, आपको पानी ही पानी नजर आएगा ब्रह्मपुत्र का। और जहां पानी नजर नहीं आएगा, आपको पूरे पहाड़ नजर आएंगे जो इस दृश्य में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा टेरेन का इस्तेमाल किया कि ये जितने ये मुगल के पास क्या थे, इनके पास घोड़े थे, हाथी थे, वगैरह वगैरह। उन दिनों में तो कोई मोटर व्हीकल वगैरह तो होता नहीं था। और तो यहाँ पकड़ लिया, इसको क्रॉस करते वक्त पकड़ लिया और उनको हरा दिया। और खास चीज ये है, जो जो मैंने सुना है और मैंने हिस्ट्री पढ़ा है, वो ये है, इनकी वजह से मुगल राज खत्म हो गया इस साइड। कभी ईस्ट में मुगल राज फैला नहीं। ठीक। और बाकी ये पेशवा, मराठास और ये साउथ इंडिया के जो राजा थे, वो भी सॉलिड थे, और उन्होंने भी मुगल राज को नीचे आने नहीं दिया। बाकी पूरा इलाकों में मुगलों का कब्जा हो गया था, सिवाय नॉर्थ ईस्ट। अगर नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लचित बोरफुकन ने उनको हरा दिया, और मुगलों के पास वो क्या ताकत नहीं था कि ये पार करना, या ऑल योर्स
Sorry, I did this little. नहीं नहीं सर, सर इनकी वीकनेसेस जो थी वो खासकर जो वीकनेसेस हैं वो भी, क्योंकि ये एक कन्वेंशनल आर्मी नहीं थी, एक अ, छोटा असम स्टेट के अंदर अहोम किंगडम था, इनके पास रिसोर्सेज की कमी थी। और बड़ी बात ये थी कि इस 1671 में जब ये सराय घाट की लड़ाई लड़ रहे थे तो लचित बोरफुकन जी की जो खुद की हेल्थ थी, इनको काफी हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो गए थे। और जब तक ये लड़ाई खत्म हुई और 1672 के अंदर ही इनका देहांत हो गया था। दूसरी बात थी, क्योंकि ये इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे तो इनका जो ज्यादातर रिलायंस था वो सिर्फ गुरिल्ला टैक्टिक्स पे ही था। अगर शायद इनके पास थोड़ी आर्मी बड़ी होती या जो ज्यादा स्ट्रेंथ होती तो हो सकता है कि वो ब्रह्मपुत्र पार करके मुगल आर्मी को उसके परली साइड के ऊपर ही वो उनके हरा साथ सकते। एंगेजमेंट कर सकते थे। वो एक किस्म से इनकी एक कमी रही। जो इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन की वो ये था कि जैसे भी जैसे मान लो कि आज की डेट में अगर हम देखें, जो हमारे जो नदर्न बॉर्डर के ऊपर हमारा जो दुश्मन है चाइना, उसके अंदर काफी हद तक ओवर कॉन्फिडेंस है। आगे आप उनके ट्विटर हैंडल्स देखें, उनके न्यूज चैनल्स के और उनके पेपर्स के, वो इस तरीके से दिखाते हैं कि जैसे उनकी पता नहीं आर्मी कितनी ही बहादुर है, जबकि उन्होंने पिछले कई सालों के अंदर कोई लड़ाई नहीं लड़ी। और अ, इसी के अंदर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जो नथुला में हुआ था 1967 में। उस टाइम जो हमारा जो बरखिलाफ थे ये चाइनीज, उन्होंने सोचा कि भाई ये जो 62 की लड़ाई के बाद इंडियन आर्मी आज भी वही डरपोक आर्मी है, हम इसको कुछ भी कर लेंगे। तो उनको वहां पे एक बहुत अच्छा सबक मिला था इंडियन आर्मी से। उसी प्रकार से जैसे अब आप देखेंगे ये मुगल जो थे उस टाइम सरायघाट की लड़ाई के दौरान, उन्होंने सोचा क्योंकि उनके पास इतने सारे हाथी घोड़े कैनन्स कि हम ये सब ले जाके जाएंगे और हम आराम से लड़ाई जीत जाएंगे। वो लड़ाई कर पाए क्योंकि उन्होंने टेरेन और उसके जो आसपास का इलाका था उसको कंसिडरेशन में लिया ही नहीं। और ना ही उन्होंने सोचा कि उनका जो बरखिलाफ दुश्मन थे लचित बोरफुकन जी, वो किस प्रकार से उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। नेक्स्ट थिंग, लचित बोरफुकन जी ने जब उनको सुप्रीम कमांडर बनाया गया असम फोर्सेस का, इन्होंने सारे जो लोकल ट्राइबल्स थे उनके साथ अपनी अच्छी सांठ-गांठ कर ली और अच्छा अलायंस बना लिया, जिसके कारण वो अपनी पोजीशन को स्ट्रांगली होल्ड कर सके। और खुद डेमोन्स्ट्रेटिव लीडरशिप के कारण जो इन्होंने एक लेगेसी इस्तेमाल एस्टेब्लिश कर दी थी कि भाई लड़ाई के मैदान से आपने नहीं भागना है, आप लड़ेंगे या मरेंगे। वो एक खास मैसेज चला गया था जिसकी वजह से मुगल जो थे उनको वो वहां पर हार सहनी पड़ी। जो इनके थ्रेट्स थे, जो हम नेक्स्ट पे आते हैं सर, वो थे कि जो मुगल आर्मी की जो स्ट्रेंथ है वो तो थ्रेट थी ही। मतलब अगर वो किसी तरीके से रिवर को क्रॉस कर जाते तो इनके साथ लड़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। साथ के साथ जब लड़ाई होती है तो जो दुश्मन है वो कई तरीके इस्तेमाल करता है। वो चाहता है कि वो या तो ब्राइबरी करेगा या वो अ, अपने घुसपैठिए बेच के लोगों के दिमाग के अंदर शक डाल देगा कि भाई आपका जो लीडर है वो लड़ नहीं पाएगा, वो हार जाओगे, मर जाओगे, आपके साथ बहुत बदसलूक होगा। तो ये सब बातें चलती हैं। अच्छा, ट्रेन अगर दुश्मन के लिए मुश्किल है तो ट्रेन आपके लिए भी उतना मुश्किल है। आपने उसके ऊपर कैसे उसको सुलझाना है, वो आपका चैलेंज है। और एज अ डिफेंडर इन्होंने बखूबी से उसको एड्रेस किया और इस वजह से ही वो अपनी लड़ाई सक्सेसफुली लड़ सके। मेन चीज आती है इनका जो
मॉडर्न मिलिट्री लीडरशिप के लिए जो लेसन्स आते हैं वो है कि भाई जो अपहोल्डिंग डिसिप्लिन एंड स्टैंडर्ड, जो वो एग्जाम्पल मैंने दिया था कि उन्होंने अपने मामा जी को ही अ, मार दिया क्योंकि उन्होंने लड़ाई का मैदान छोड़ा। ये एक बहुत ही तगड़ा लेसन है। इंडियन आर्मी के अंदर ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप अ, मेजर शैतान सिंह के बारे में सोचें या मिस्टर सोमनाथ शर्मा के बारे में सोचें, जो उन्होंने लास्ट मैन लास्ट राउंड तक लड़ाई की, पर उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। जो बाद में के ब्रिगेडियर रैना वगैरह जब गए थे चुशूल के अंदर, उन्होंने जाके जब वो बॉडीज देखी, तो आगे आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो आप समझ सकेंगे कि किस डिफिकल्ट टेरेन के अंदर हमारी फौज आज की डेट में भी, कुछ साल पहले 60-70 साल पहले की बात है जब ये लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं, और आज के दिन भी जब हम एलएसी के बरखिलाफ डिप्लॉयड हैं, तो वो इंश्योर करने के लिए है कि आप अपने जमीन से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे दुश्मन जितना मर्जी अपने आप को ताकतवर समझे। हम अपनी जगह पे ताकतवर हैं, वो अपनी जगह पे होगा। जब मुठभेड़ होगी तो पता चलेगा कि कौन कितना ताकत में है। मोराल और यूनिटी ये बहुत ही जरूरी है। पहले भी मैंने जिक्र किया था जब जनरल जोरावर सिंह की बात कर रहे थे। अगर आपके ट्रुप्स का मोराल हाई है, चाहे दुश्मन जितना मर्जी असला लेके आ जाए या जितना मर्जी तगड़ा हो, वो कभी जीत ही नहीं सकेगा आपके बरखिलाफ, क्योंकि आप 10 गुना ज्यादा जान लगाकर लड़ोगे। वो जैसे खालसा के अंदर या सिख ट्रुप्स के अंदर कहते हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, वैसे एक हिंदुस्तानी फौजी लड़ता है दुश्मन के बरखिलाफ। मेन चीज है एथिकल कंसिडरेशंस। ये हमने देखा है कि जितने भी हमारे लीडरशिप रही है, चाहे वो हरि सिंह नलवा थे, जोरावर सिंह हैं, छत्रपति शिवाजी थे, चोला किंगडम था, या अभी हम लचित बोरफुकन जी की बात करें, इन्होंने कभी गलत काम नहीं किया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ सर। मैं एक वो वेबिनार सुन रहा था जनरल खंडारे के बारे, कुछ बातचीत कर रहे थे किसी चैनल के ऊपर, तो उन्होंने एग्जांपल दिया कि भाई हमारा जो पश्चिमी दुश्मन है पाकिस्तान, उन्होंने कई दफा हमारे ऊपर अटैक किया। बैट एलिमेंट्स जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनके साथ अटैक करके हमारे जवानों को एट अ डिसएडवांटेज सिचुएशन में पकड़ के उनकी गर्दनें काट के ले गए। वो बुचरी है, वो लड़ाई नहीं है जिसके अंदर हम बदला लेते हैं। हम उनको बख्शते नहीं है, पर हम इस तरीके के अनएथिकल वॉरफेयर में भी विश्वास नहीं करते। या आजकल जो हम देखते हैं इसराइल हमास की जो लड़ाई हो रही है, ये भी एक एथिकल वॉरफेयर कंसेप्ट में आता है, क्योंकि जब आप अनआर्म्ड बच्चों, औरतों और बुजुर्गों के ऊपर अपनी पूरी वार ताकत करते लगा हैं। देते हैं, तो वो एक अनएथिकल वॉरफेयर है। चाहे वो रशिया ने किया यूक्रेन में, या यूक्रेन ने किया रशियंस के साथ। ये एक अ, गंदा सा ट्रेंड शुरू हो गया आजकल के ज़माने में कि अनएथिकल वॉरफेयर के ऊपर ज़्यादा दबाव ध्यान दिया जा रहा है, जबकि ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए किसी भी मॉडर्न आर्मी के राइट, लिए। ओके, दैट वाज इट। वी हमने आज दो पर्सनालिटीज के बारे में जानकारी हासिल किया, एक जनरल जोरावर सिंह और एक जनरल लचित बोरफुकन। और ओवरऑल इस श्रृंखला में हमने 5 व्यक्तित्व पढ़े, 5 वॉर स्ट्रेटजिस्ट, हरि सिंह नलवा, छत्रपति शिवाजी महाराज, चोला किंगडम, जिसमें राजे राजेंद्र चोला का के बारे में पढ़ा, जोरावर सिंह और लचित बोरफुकन। और अगर आप ये पांचों, ये पुराना वीडियो भी देखेंगे और ये पांचों के लीडर को अगर आप एनालाइज करेंगे, तो ये आप देखेंगे कि कुछ लोग ऑफेंसिव थे, कुछ लोग डिफेंसिव काम किया, पर ओवरऑल स्पिरिट जो है वो ऑफेंसिव था। जीत हासिल करने का ताकत था इनमें, मानसिक ताकत। और ये लीडर थे, लड़ाई के लिए सबको साथ ले जाते थे, ये नहीं कि पीछे से बोलो लड़ाई करना, आगे जाते थे। ठीक, लोग इनके साथ, एथिकल कंसिडरेशंस थे।
किसी को गलत काम नहीं किया। लीडरशिप, लीडरशिप और लीडरशिप, राइट। तो बहुत सीख है, और मैं दोबारा बता रहा हूँ आप सब लोगों को, कृपया आप गना शॉट में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये वीडियोस फैले। अब बोलना आसान है, ये तीसरी बार बोल रहा हूँ आज के दिन। बोलना आसान है, हमें सीखना चाहिए हमारे खुद के लीडर्स के बारे में, करना मुश्किल है। आज कर्नल चन्नर और हमने करके दिखाया कि सीख सकते हैं। क्या आपके अंदर वो साहस है सीखने के लिए? ये है, ये मैं कमी नजर आ रहा है मेरे प्रिय भारतवासियों को इसमें, राइट। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं सबको बता रहा हूँ। ओके, और आगे भी हम जारी रखेंगे। ये नहीं कि 5 के साथ और भी हैं। कुछ बिल्कुल लोगों सर। बोलते हैं पेशवा के बारे में बात करो, ये है। चाहे आप लोग ये वीडियो देखो या ना देखो, मैं हम साबित करेंगे कि एज इंडियंस वी शुड लर्न अबाउट आवर ओन leaders, military leaders who have done wonders. Okay, we'll take a few questions, right?